Hello everyone, welcome to our channel Build Knowledge. I hope that you all are good. This is our third part of chapter first, Introduction to Accounting. अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। उसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर किए हैं, जस्ट लाइक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस डिस्कस की हमने अकाउंटिंग की और काफ़ी टॉपिक्स हमने उसमें डिस्कस किए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप बिजनेस स्टडी भी कवर करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टुडे वी आर गोइंग टू कवर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेस पढ़ेंगे, सिस्टम्स देखेंगे अकाउंटिंग के, एडवांटेजेस देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम के। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके एक एक टॉपिक। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि अकाउंटिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है। तो काफ़ी स्टूडेंट थ्योरी पे थोड़ा ध्यान नहीं देते, सीधा न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सीधा न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, थ्योरी नहीं देखेंगे तो हमें टर्म्स नहीं पता चलेंगी और जो अकाउंटिंग के आपके वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, आपको नहीं पता चलेंगे। आप सीधा न्यूमेरिकल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तभी थ्योरी भी देखना ज़रूरी है। चलिए ये आप डिस्कस करते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र बिजनेसमैन के वो पर्सन होते हैं जो बिजनेसमैन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र्स वो होते हैं जो बिजनेसमैन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड यूज़र। ये दो टाइप के होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र वो कहलाते हैं जो बिजनेस में अंदर बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज ओनर। ओनर कौन रहता है? मालिक। ओनर वो होते हैं जो मालिक, जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, रिस्क ले रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो वो जानना चाहेगा कि उससे आखिरी में रिजल्ट क्या मिल रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको और लॉस कितना हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो। और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा तो किसके थ्रू जानेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप पूरे ईयर स्टडी कर रहे हैं, आप फिर एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आप भी अपना रिज़ल्ट जानना चाहेंगे, तो वैसे ही ओनर भी अपना रिज़ल्ट जानना चाहेगा कि उसको बिज़नेस से क्या रिटर्न्स मिले। उसके बाद मैनेजमेंट जो मैनेज करते हैं बिज़नेस को, उनको भी कई डिसीजन लेने होते हैं कि अगर कोई ऑपरेशंस बिजनेस में करने हैं अलग अलग तरीके से, क्या प्रॉफिट कहाँ कैसे लगाना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो किस वजह से होना है, ये पता करना है, डिसीजंस लेने हैं उससे रिलेटेड। तो मैनेजमेंट भी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, उसका भी लेना देना होगा, वो भी यूज़ करेगा उसको, बिजनेसमैन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। एम्प्लॉयज़ क्या रहते हैं? एम्प्लॉयज़ जो आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं, अब उनका भी लेना देना होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। क्यों होगा? क्योंकि उनकी जो सैलरी है, वेजेस है, बोनस है, उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, बिजनेसमैन अगर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है तो उसकी पे उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी, तभी वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो बाहर, मतलब बिजनेस से बाहर हैं, नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल मतलब बाहर। वो उसके अंदर कौन से रहेंगे? फर्स्ट वन इज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे हमारे बिजनेस में, यानी किसी बिजनेसमैन के बिजनेस में क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे? फॉर एग्जांपल कभी बिजनेस को लोन चाहिए, बिजनेस में कई बार लोन भी चाहिए होते हैं, तो बैंक आपको लोन ऐसे नहीं देगी, वो आपकी फाइनेंशियल जो भी हिस्ट्री है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो देखेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि वो अपनी रिस्क कवर करने के लिए पहले देखेगी कि बंदा हमें पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पहले ये देखेगी। इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हैं, वो तभी लगाएंगे, पहले वो देखेंगे कि अर्निंग कैपेसिटी क्या है किसी बिजनेस की, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको रिटर्न भी चाहिए अच्छा, उनको रिटर्न भी कुछ अच्छा मिले, तभी वो आप किसी के बिजनेस में वो पैसा लगाना चाहेंगे। क्रेडिटर्स। अब एक क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स टर्म आपकी आगे भी आएगी, थोड़ा इधर डिस्कस करते हैं इसको। क्रेडिटर्स वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, अब वो गुड्स लेके आया, माल खरीद के लेके आया क्रेडिट पे, क्रेडिट माने उधारी पे, अभी उसने पेमेंट नहीं की है, तो
क्रेडिटर जो आपको उसको इन फ्यूचर पैसा देना है, ठीक है, तो तभी आपको गुड्स देगा। वो पहले देखेगा कि आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है सही है कि नहीं, आप पैसा कल को दे पाओगे कि नहीं उस गुड्स का। तभी उसको ये देखने के लिए भी वो भी आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, मतलब बिजनेसमैन की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड रहता है। गवर्नमेंट इसलिए रहती है कि हम टैक्स पे करते हैं, हमारी एक ड्यूटी है कि हमें टैक्स भी पे करना है जो हम अर्न कर रहे हैं। तो कई बार गवर्नमेंट इस कारण भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमें इंटरेस्टेड रहती है कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं, वो देखना चाहे तो कभी देख सकती है। रिसर्चर्स कई मार्केट में रिसर्च होती हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो वो भी कभी कभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो कभी कभी जो उनको प्रोडक्ट मिल रहा है वो कॉस्ट सही है कि नहीं, मतलब एक राइट कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं, कंपनी दे रही है कि नहीं, तो कंज्यूमर भी कई बार उसमें इंटरेस्टेड रहता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या रहती हैं, ये 4 टाइप की रहती हैं, 4 टाइप की। अब ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं क्या, पहले तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये हैं जो ये बताती हैं कि आपकी अकाउंटिंग में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसके बिना, इन क्वालिटीज़ के बिना आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है। अगर ये क्वालिटीज़ आपकी अकाउंटिंग फुलफिल कर रही है तो आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वन देखते हैं, रिलायबिलिटी मतलब आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो रियल होनी चाहिए, पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल राइट होनी चाहिए। रिलीवेंस माने उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, जितनी इंफॉर्मेशन बिजनेस में ज़रूरी है वही आप रिकॉर्ड होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी वो रहती है जैसे कोई देखे तो एकदम अंडरस्टैंड कर ले कि अकाउंट समझ जाए ईजीली। कंपैरेटिबिलिटी वो रहती है कि आप कंपेयर कर सकें ईजीली, मतलब आप अपने ही प्रॉफिट इस ईयर के और नेक्स्ट ईयर के कंपेयर करना चाहें तो आप ईजीली कंपेयर कर सकें। आगे इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। फर्स्ट वन, रिलायबिलिटी ये रहती है कि जो एरर फ्री होनी चाहिए आपकी अकाउंटिंग और पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए, मतलब रियल होनी चाहिए, जो एक्चुअल है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था विंडो ड्रेसिंग, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो राइट आपकी पोजीशन है वही दिखाए आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। रिलीवेंस मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो मतलब अकाउंट से ही रिलेटेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक्स्ट्रा हम उसमें कुछ और डाल रहे हैं जो यूज़ ही नहीं है उसका, हम इजीली डिसीजन ले सकें, ऐसी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आपने अपना नाम बताया, उसके साथ आपने कई और डिटेल बता दी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसके अलावा भी आपने एक्स्ट्रा बहुत कुछ बता दिया, वो मेरे यूज़ का नहीं है। वैसे ही अकाउंटिंग में भी इतना ही होना चाहिए जितना जो इसका यूज़ है, उतनी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए, कोई भी देखे सही से, ऐसी मैनर में हो कि सब समझ में आ जाए सामने वाले को। कंपैरेटिबिलिटी मतलब कंपेयर कर सकें हम, चाहे हम अपने बिजनेस का कुछ कंपैरिजन करें या बाहर से कोई कंपैरिजन करें। अब क्या बिजनेस का कंपैरिजन, जैसे इंट्राफर्म ये रहता है कि हम अपने ही प्रॉफिट्स कंपेयर कर रहे हैं, इस ईयर के और कुछ ईयर्स के, मतलब इस ईयर या लास्ट ईयर के कंपेयर कर रहे हैं। और इंटरफर्म वो रहता है कि हम अपना प्रॉफिट किसी और बिजनेसमैन या कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, उसे कहते हैं इंट्राफर्म, हम वो ईजिली कंपेयर कर लें, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिबिलिटी। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या रहती है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आपकी 5 स्टेप्स दिख रहे हैं वो हैं, लेकिन हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जो आपकी अकाउंटिंग का मीनिंग ही है आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना, एनालाइज करना एंड कम्युनिकेट करना, यही एक प्रोसेस है अकाउंट की। लेकिन अगर हम उसे अकाउंटिंग वे में देखें तो ये कुछ वर्ड्स जो यूज़ होते हैं, तभी हमने इसको 5 उसमें लिखा है। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई करना आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन को, उसके बाद वाउचर्स बनाना, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स क्या रहते हैं? बिल, आपने सुना होगा पक्का बिल, हम कुछ खरीद के आए तो हमें एक पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल मतलब वो बिल एक कॉपी कस्टमर को दे देता है बिजनेसमैन और एक अपने पास रखता है, तो वही होते हैं वाउचर्स। और उसी वाउचर से बिजनेसमैन क्या बनाता है? अपनी बुक्स बनाता है अकाउंटिंग की, ओरिजिनल एंट्री करता है। ओरिजिनल एंट्री कहलाती है जर्नल एंट्री करेगा, अपनी बुक्स में लिखेगा, जिस दिन जो हुआ वो रिकॉर्ड करता है, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। फिर हम करते हैं पोस्टिंग टू लेजर। क्लासीफाई हमने जो पढ़ा था वही एक
लेज़र में पोस्टिंग करना। क्लासीफाई करना मतलब अलग अलग करना, हर चीज़ को अलग अलग करना। जैसे अगर हम बिजनेस में कई ट्रांजेक्शन्स होते हैं, परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, उसको अलग अलग रिकॉर्ड करना। परचेज का परचेज अकाउंट्स में लिखना, सेल का सेल्स अकाउंट में लिखना, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग इन लेज़र। उसके बाद लास्ट वन ये रहता है कि आप लास्ट में प्रॉफिट निकालना चाहेंगे अपना बिजनेस का, तो उसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या रहेगा, आप लास्ट में बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। इससे आप अपनी पूरी पोजीशन जानेंगे कि आपकी एक्चुअल पोजीशन है क्या। ये आप सब कुछ काम इसी ईयर में 11th क्लास में जो करेंगे यही सब करेंगे। अभी आपको ये कुछ टर्म्स अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे आप अब ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 2 सिस्टम्स हैं, देख सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम आपकी बुक के कवर पे भी लिखा है डबल एंट्री सिस्टम। आप जो पढ़ेंगे वो पूरा डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ेंगे। जो अकाउंटिंग बेस्ड भी है आपकी पूरी डबल एंट्री सिस्टम पे है। डबल एंट्री सिस्टम एक कह सकते हैं फुली ऐसा सिस्टम है जिससे पूरी राइट इन्फॉर्मेशन निकलती है। डबल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसे हम कह सकते हैं अपनी पोजीशन जो हमारी राइट पोजीशन है वो ही निकलेगी, और सारे वर्ल्ड में यही यूज़ किया जाता है, इंडिया में भी इसी को ही यूज़ किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में ये प्रिंसिपल है कि 2 एक्सपेक्ट होते हैं, मतलब 2 जगह इम्पैक्ट पड़ेंगे, एक डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड में। आपके 2 साइड रहेंगे, एक डेबिट साइड रहेगा और एक क्रेडिट साइड रहेगा, जिसमें इक्वल अमाउंट आएगी। इक्वल अमाउंट इसलिए आएगी जैसे कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो दोनों साइड बराबर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप परचेस करके आए, आपने बिजनेस के लिए कुछ परचेस किया गुड्स, आप सपोज करो 5000 के परचेस किए, 5000 के परचेस किए, तो जो आपके 5000 रुपीज़ हैं वो डेबिट साइड में भी आएंगे और क्रेडिट साइड में भी आएंगे, इक्वली आएंगे। ये दोनों को एक साथ एक कह सकते हैं एक बराबर इम्पैक्ट डालेगा। इस अकाउंटिंग सिस्टम से आप पूरी अपनी राइट फाइनेंशियल पोजीशन जान सकेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसे इनकम्प्लीट अकाउंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं होता है। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करते हैं। इसे जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं वो यही बनाते हैं, लेकिन इसे इनकम्प्लीट इसलिए कहा जाता है, इसमें पूरे ट्रांजेक्शन नहीं होते, आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पता चलता। ये इसमें कोई दो साइड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये एक ही साइड हम लिख देते हैं। कुछ ही एंट्रियाँ करते हैं, कुछ कैश से रिलेटेड या कुछ क्रेडिट गुड्स लेके आए उससे रिलेटेड ही लेके आए, या कोई हमसे करके या क्रेडिट गुड्स लेके या सेल किया हमने, वही रिकॉर्ड करेंगे हम इसमें। तभी इसे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट एंट्री सिस्टम कह सकते हैं। आप डबल एंट्री सिस्टम के कुछ एडवांटेज जानेंगे, क्योंकि आप यही पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम, इसको आप डिटेल में ही पढ़ेंगे आगे। एक डबल एंट्री सिस्टम आपका एक चैप्टर भी है आगे, उसके बारे में आप अच्छी तरह और पढ़ेंगे, क्योंकि आप पूरे साल यही पढ़ने वाले हैं। जर्नल बनाएंगे, लेज़र बनाएंगे, ये सब किसके अंदर आते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है अगर हम डबल एंट्री सिस्टम बनाए तो? एक तो ये साइंटिफिक है, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम चलेगा। साइंटिफिक रूल्स एंड डिसाइडेड एंड प्रिंसिपल्स वही यूज़ किए जाएंगे, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, किसी का अकाउंट इजीली समझ सकते हैं। अगर एक जगह हर जगह का सेम चीज़ चले तो हम इजीली, हमारे लिए वो क्या कह सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं हम, इसमें हर ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड है। इससे हम इजीली अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। हर दिन के ट्रांजेक्शन हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। नेक्स्ट वन, चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अर्थमेटिक एक्यूरेसी ये होती है कि हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे डबल एंट्री सिस्टम में, उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने कोई एरर किया है तो वो एरर पकड़ा जाएगा कि हमने कोई गड़बड़ी की है हमने अकाउंटिंग में, तो उससे हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी भी पता चल जाती है। किससे? डबल एंट्री सिस्टम से। इससे हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एक राइट प्रॉफिट, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकते हैं जो हमारी एक्चुअली है क्या। उसके लिए लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, जिससे हम अपनी असेट्स और लायबिलिटी जान सकते हैं कितनी हमारे पास है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट आपने कई बार पढ़ा होगा आपके ऑब्जेक्टिव्स में, एडवांटेजेस में, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। डिसीजन मेकिंग मतलब मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले सके तो वो अकाउंटिंग देखते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू ही वो कोई डिसीजन पे पहुंच पाते हैं। तो आज के टॉपिक यही रहेंगे, और
आपकी बुक में फंक्शंस भी दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस कुछ लास्ट वीडियो में कवर किए थे, वो वैसे ही रहेंगे। मतलब जो हेडिंग्स आप एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ कर सकते हैं वो फंक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो सेम ही रहेंगे। तो आप लिख सकते हैं उसे, अगर जो मैं आपको हेडिंग दे रही हूँ आप हेडिंग उसे पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर भी लिख सकते हैं। Thank you for watching this video. If you like this video, then hit the like button and subscribe our channel for more updates. और अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है।